नाउ देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था यहाँ। ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। अब देखो ये कह रहा है गिव आंसर्स ऑफ दीज फॉलोइंग। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पार्ट ए बी सी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। पार्ट डी में यहाँ नहीं करा रहा हूँ, वो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक सेंड कर दिया है। उस वीडियो को आप देखिए, वो रिकॉर्डेड वीडियो है, करेक्ट। उसको आप देखिए, उसमें हाफ एन आवर का टाइम लगेगा, वो आपको टाइम देना पड़ेगा। उसको इत्मीनान से बैठ के देखिए, नोट्स बनवाइए, नोट्स बनाइए, देखिए मैंने वहां पर क्या लिखा हुआ है। ओके, और अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। वी कैन ईजिली मूव आर, आप यूट्यूब पे टाइप करो, वी कैन ईजिली मूव आर हैंड इन आर एयर। ओके, सॉरी सॉरी, कहाँ गया ये। हाँ, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज, ये जो फोर्थ पार्ट है, आई एम वेरी सॉरी, ये मैंने क्या कह दिया भाई, आप लोग सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 के मैं सारे पार्ट अभी आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। 4 को आपको क्या करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सुनो। वैसे तो मैंने आपके ग्रुप पे सेंड कर दिया है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे इस क्वेश्चन को टाइप कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो जिन जिन क्वेश्चंस में डेटा आपको कुछ ना कुछ लिखना है ना, तो वो आप खुद से ही करो, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, वो बात की बात है, लेकिन इसका डिटेल आंसर क्या लिखना है ये आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लिक्विड जनरली हैव, आप यहाँ टाइप करोगे, ये देखो लिक्विड जनरली हैव, ये क्वेश्चन जैसे ही टाइप करोगे आपको मेरी शक्ल दिखाई पड़ेगी यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से। ये 20 मिनट्स का वीडियो, इसको आप देख लीजिएगा। वैसे जो बच्चे अभी मतलब आप लोग जो क्लास में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया, इसको आप जरूर करके लाइएगा, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको देख के आइए, कॉपी में नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए नाउ अब मैं आता हूँ वापस अपने क्वेश्चंस पे जो मुझे समझाने हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये वाला भी मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसमें बहुत सारा डेटा आपको बताना है ना, आंसर करना आपको। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये एक आंसर मैं लेके आऊँ, शायद ये भी उड़ गया होगा अब, हाँ चला गया, ये भी चला गया, रुक जाओ। चलो ये कुछ आंसर्स हैं, इसमें कुछ करेक्शन वगैरह मैं आपको करा दूंगा, है ना। ये बहुत परफेक्ट आंसर नहीं है, भी मैं आपको बता दूंगा और क्या क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसने कहा गिव रीजन, रीजन देना है। पार्ट ए कह रहा गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ओके, तो ये किसका आंसर है आपका, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। उसने क्या बोला, बोल रहा अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, ठीक है। अ गैस इज फिल्ड, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। गैस को जिस बर्तन में रख देते हैं वो उसको कंप्लीटली फिल कर देती है, क्यों, आपको रीजन बताना है, ठीक। अब बहुत आसान रीजन है बच्चों, देखिए ये कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में अगर आपने गैस रख दी इस तरीके से, कोई गैस आपने भरी, तो ये पूरे कंटेनर को इस तरीके से फिल कर देती है। मतलब आप चाहे इतनी सी गैस डालो, मतलब चाहे आप 10 ग्राम डालो, चाहे आप उसमें 12 ग्राम डालो, चाहे आप उसमें 15 ग्राम गैस डालो, वो पूरे में फैल जाती है। क्यों, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, याद है ना आपको, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, ये गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ये इस तरीके से, यानी कि इनके पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, करेक्ट, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लेस होता है, और इनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई। गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत कम होता है, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होते हैं, है ना। पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई। अब आप खुद समझो ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बहुत कम होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से फैल जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी तो है ही बहुत अच्छी, तो इधर उधर रैंडम डायरेक्शंस में मूव करेगा, ठीक है। तो यही सब कहानियां यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। पढ़ लीजिए, यहाँ पूरा आंसर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आधा अधूरा आंसर दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं लिखा है, वो भी आपको लिखना है। क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि there is a little attraction between particles of the gas, thus gas particle move freely in all directions, therefore gas completely filled the vessel in which it is kept. Okay, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी ऐड कर देना है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द गैस इज वेरी हाई, ये बात भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब सुनो ध्यान से, पार्ट बी में बच्चों उसने क्या पूछा आपसे,
पार्ट बी का आंसर करता है गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये बात मैंने आपको क्लास में सिखाई है। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं, ये देखिए गैस को जिस कंटेनर में रखा है आपने, तो गैस के पार्टिकल कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और क्लास में मैंने पूरा पढ़ाया है आपको, अगर याद हो। मैंने बेटा प्रेशर का फॉर्मूला आपको पढ़ाया है। प्रेशर क्या होता था याद करिए, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, यानी कि एरिया को अगर मैं 1 कर दूंगा, अगर मैं एरिया को कितना कर दूंगा 1 स्क्वायर यूनिट, अगर मैंने एरिया को कितना कर दिया 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, तो प्रेशर कितना आ जाएगा, तो यहां से प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। एरिया कितना है 1, तो फोर्स अपॉन 1 कितना होता है फोर्स, तो यहां से आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स। करेक्ट, यानी कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या बन गई, फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई ये फोर्स लग रहा है कितने एरिया पे, 1 यूनिट एरिया पे। ठीक, तो प्रेशर इज व्हाट, pressure is defined as, या pressure exerted by the gas is force per unit area, पर यूनिट एरिया। 1 यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होता है वही आपका क्या होता है, प्रेशर होता है। अब ध्यान दो जरा, अब आपको जो क्लास में बताया था वही आपको बताना है। भाई गैस के मॉलिक्यूल हैं कंटेनर में इस तरीके से, ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे जाके गैस की जो वॉल है उसको हिट करेंगे जाके। भाई इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ mv², याद है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था वो होता था हाफ mv²। एम मास ऑफ द पार्टिकल, वी स्पीड ऑफ द पार्टिकल। वी जितना ज्यादा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा उतना ज्यादा वी है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इसका वी बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा स्पीड से जाके दीवार पे हिट करेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्पीड से जब दीवार पे हिट करेगा तो दीवार पे एक फोर्स लगेगा, ये जो कंटेनर है इसकी दीवार पे फोर्स लगेगा। यानी कि गैस के जो पार्टिकल हैं वो कंटेनर की वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लो, 1 यूनिट एरिया पे कितना फोर्स है वो कैलकुलेट कर लो, वही क्या है, प्रेशर है। बस यही सब बातें आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। अब यहां बहुत अच्छा आंसर नहीं लिखा हुआ है, आप अपने मन से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव्स रैंडम इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड। देखो वही बात आपको लिखी है ना, कि पार्टिकल ऑफ अ गैस मूव्स रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में गैस के पार्टिकल रैंडमली मोशन कर सकते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। ठीक है ना, और एट अ हाई स्पीड, यानी कि बहुत हाई स्पीड से। मैंने आपको बताया इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चेक कर लो, तो इसकी स्पीड, वी का मतलब स्पीड, ठीक है, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी, वही बात यहाँ पे लिखी। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होता है, द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जो पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं वो एक दूसरे को तो हिट करते ही करते हैं, एक दूसरे को हिट करते करते हैं वो कंटेनर की वॉल को भी हिट करते हैं, और जब वो कंटेनर की वॉल को हिट करते हैं तो वो कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लो, वही गैस क्या है, वही गैस का प्रेशर है। बस अब ये बात यहां नहीं लिखी हुई डिटेल में, बस इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है। हाँ अच्छा, लिखा तो है, ये देखिए ध्यान से, hit each other, particle hit each other, also hit the walls of the container with a force, therefore a gas exert pressure on the walls of the container. Okay, इससे पहले आप एक बात और लिख लीजिएगा, therefore gas exert a pressure on the walls of the container। अच्छा ठीक है, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर देना कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, force exerted by the particles per unit area, force exerted by the gas particles per unit area, per unit area is pressure, is known as pressure exerted by the gas on the walls of the container। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर से शॉर्ट में सुन लो, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मोशन करते रहते हैं, आपस में तो टकराएंगे, गैस के वॉल पे भी टकराएंगे, गैस के वॉल पे भी हिट करेंगे, बहुत हाई वेलोसिटी से हिट करेंगे, तो गैस के वॉल जो होते हैं, ये देखिए गैस कंटेनर का जो वॉल है, कंटेनर का जो वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे क्या करेंगे,
फोर्स एक्सर्ट करेंगे और फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल लीजिए, वही क्या है, प्रेशर है, बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट सी। तो पार्ट सी में क्या करना है बच्चों, कह रहा है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। कह रहा है एक वुडन टेबल है, उसको सॉलिड क्यों कहना चाहिए बताइए, है ना। एक वुडन टेबल है, उसको सॉलिड क्यों बोला जाएगा बताइए, ऐसा बोला इसने, ठीक है ना। एक वुडन टेबल है, उसको सॉलिड बोला जाएगा क्यों। तो वुडन टेबल एक लकड़ी की टेबल है, उसको सॉलिड क्यों बोलोगे, तो सॉलिड की सभी कैरेक्टरिस्टिक को ये फॉलो करता होगा, करता ही है। टेबल, टेबल क्या है, रिजिड है। टेबल को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, एक टेबल रखा है उसको ऐसा फोर्स लगा के कंप्रेस कर सकते हो, नहीं। और जब आप इसको फोर्स लगाओगे इस तरीके से, तो क्या वो अपना शेप चेंज कर लेगा, नहीं। मतलब आपने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स से उस फोर्स के द्वारा वो अपना शेप नहीं चेंज करता है, यानी कि वो अपने अंदर होने वाले शेप में चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी कि अपोज करता है, वो शेप नहीं चेंज करता, यानी कि रिजिड भी। ठीक, तो यही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ध्यान से चेक कर लीजिए। देखिए अ वुडन टेबल हैज अ डेफिनेट शेप, इसका शेप डेफिनेट है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है, ऑब्वियसली जितना वॉल्यूम है सो है, मतलब जितनी इसने स्पेस ऑक्यूपाई करी है वो करी है, ठीक है ना। कह रहा है इट इज वेरी रिजिड, ये रिजिड है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ओके, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉलिड, हेंस हमने बता दिया कि ये सॉलिड की सभी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, इसलिए वुडन टेबल को हम सॉलिड बोल सकते हैं, ठीक है ना, ओके, ये बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट डी। देखिए पार्ट डी में बोल रहा है वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। हाँ, ये एयर है, एयर में मॉलिक्यूल्स है, मैंने आपको बताया एयर में पार्टिकल्स हैं, तो आप अपने हाथ को ऐसा करके एयर में आराम से मूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप टेबल में अपने हाथ को मूव नहीं कर सकते हो, है ना। ये टेबल ऐसे रखी हुई है, ये टेबल है, ऐसा क्या हाथ मारते हो और टेबल से भी आर पार हो जाता है। यहाँ तो हवा हवा भरी हुई है, हवा एक मैटर है, एयर मैटर है, तो ये आपका हाथ ऐसे चल सकता है, आराम से यहाँ मूव कर सकता है, लेकिन टेबल में तो नहीं चल सकता है ना। क्यों, क्योंकि जो एयर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, पार्टिकल दूर दूर है, पार्टिकल दूर दूर है, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो आप आराम से हाथ ऐसा मूव कर लेते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो पार्टिकल दूर दूर, तो वैसे ही काफी स्पेस है, तो आपका हाथ आराम से चला जाता है। लेकिन वुडन टेबल में पार्टिकल क्या है, पास पास है ऐसा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो आपका हाथ यहाँ से नहीं जा पाता है। अगर इसको ब्रेक करना है तो इसके मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स बाहर से लगाना पड़ेगा। फिर से सुनो, ये एयर के पार्टिकल हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, थोड़ा बहुत जो है उसको आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे, ऐसे हाथ लगा दिया, अब आपको आंखों से दिखाई तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम था। ये देखिए, ये कुछ एयर के पार्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ही आप अपना, अभी इसके बीच में थोड़ा थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस तरीके से, ये, ठीक, लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ चलाते हो उसमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक ब्रेक हो जाता है, ठीक, और यहां से आपका हाथ निकल जाता है। लेकिन जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, ये देखिए, ये देखिए, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, वुडन ब्लॉक या वुडन टेबल, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो अगर यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको अगर आपको ब्रेक करना है, ठीक है, इसको अगर आपको ब्रेक करना है, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा फोर्स कौन लगा पाएगा, जो कोई कराटे एक्सपर्ट होगा, ठीक है ना, तभी टेबल ब्रेक होगी, क्योंकि जब उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तब टेबल ब्रेक हो जाएगी वहां से। ये देखिए, ये आंसर में लिखा है, आप देख सकते हो थोड़ा सा। देखिए पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, ऑन द अदर हैंड वुड हैज अ लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, ऑल्सो इट इज रिजिड, ओके। ये देखिए वही सारी बातें लिखी हुई आपकी, है ना। जो वुड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है और रिजिड होती है। फॉर दिस रीजन वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन द एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, ठीक है ना, ये बात आपको आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना।
अब देखिए, हाँ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटीज एज कंपेयर टू सॉलिड, मतलब कोई मैटर है अगर आपके पास और उस मैटर का एक बार हम सॉलिड फॉर्म ले लें और एक बार लिक्विड फॉर्म ले लें, ठीक, जैसे कि मान लो ये एक आयरन का ब्लॉक है, ये एक आयरन का ब्लॉक है, ठीक, इसको खूब गर्म करोगे, अभी ये सॉलिड फॉर्म में, जब खूब गर्म करोगे इसको, जब हीट करोगे इसको, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं गर्म किया जाएगा, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करोगे तब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, तो समझ लीजिए आप ऑक्सीजन नहीं है, बस इतना समझो, आयरन का पीस लिया और उसको खूब गर्म कर दिया, जब उसको खूब गर्म कर दोगे पिघल जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, पता है ये बात आपको, नहीं पता है तो सुन लो, जब आप इसको खूब गर्म करोगे तो इसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, अभी ये इसके पार्टिकल बहुत पास पास थे, जैसे ही आप इसको गर्म करोगे इसके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है, पिघल जाता है, ये इस तरीके से, जैसे आइस जो होती है, आइस जो पिघल जाती है तो क्या बन जाता है, पानी, ये आयरन मोल्टन स्टेट में, मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट में, ये देखिए, ये आयरन के पार्टिकल अब ऐसे दूर दूर हो गए, ये दूर दूर है, ठीक, तो ये क्या आयरन का मोल्टन स्टेट है, मोल्टन मतलब समझ गए, आयरन को खूब गर्म करोगे वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक, अब देखिए जरा, इसमें पार्टिकल पास पास थे, पार्टिकल पास पास होने का क्या मतलब है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, चेक कर लो, ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, डेंसिटी की क्या डेफिनेशन थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में किसका मास ज्यादा है, 1 यूनिट वॉल्यूम मतलब पहले 1 यूनिट वॉल्यूम ले लो फिर उसमें मास चेक कर लो, अब जैसे कि मान लो मैंने यहां पर 1 यूनिट वॉल्यूम लिया, ये मोल्टन स्टेट लिक्विड स्टेट है, कौन सा स्टेट है, लिक्विड स्टेट है आयरन का, ठीक, जब आप गर्म करते हो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और वो ऐसा दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे हीट के फॉर्म में तो वही एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेजी से भागने लगते हैं, जिससे कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है और पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, अब पार्टिकल का दूर दूर जाना यानी कि लिक्विड स्टेट में आना या गैसियस स्टेट में जाना, और गर्म कर दोगे तो गैसियस स्टेट में चला जाएगा, ठीक, तो सुनो ध्यान से, जब ये सॉलिड स्टेट में था तो आप इसका पर यूनिट वॉल्यूम लो इतना, ये इसका पर यूनिट वॉल्यूम है, मान लो 1 यूनिट वॉल्यूम है, मान लो ये, और इतना ही वॉल्यूम यहां से लो, अब बताओ इतने वॉल्यूम में आपको कितने सारे पार्टिकल दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे आयरन के पार्टिकल, ठीक, और इतने ही वॉल्यूम में यहां पर आपको एक ही 2 पार्टिकल दिखाई पड़ रहे हैं, तो वॉल्यूम मैंने सेम कर दिया, वॉल्यूम सेम कर दिया, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कहां पर ज्यादा है बताइए, इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है या इसमें, बताइए, देख के बताइए, सॉलिड में मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है लिक्विड में, 1 यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा कहां पर है, बताइए, सॉलिड में मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, ये देखिए यहां ज्यादा मास है और यहां कम है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा और इसकी कम, डेंसिटी की क्या डेफिनेशन पढ़ाई थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसकी कम है, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, करेक्ट, तो जनरली ऐसा होता है कि जो सॉलिड होती है उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, ये बात सच है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम सॉलिड में लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, सॉलिड की डेंसिटी, एक मैटर ले लो उसका सॉलिड फॉर्म ले लो उसका लिक्विड फॉर्म ले लो, मैटर मत चेंज करना, आयरन लिया तो आयरन का सॉलिड फॉर्म, आयरन का लिक्विड फॉर्म, तो आयरन का जो सॉलिड फॉर्म होगा या किसी भी मैटर का जनरली जो सॉलिड फॉर्म होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं होता है, वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है,
वाटर के केस में क्या होता है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स वाटर ऑन वाटर, मतलब वाटर क्या होता है, लिक्विड, और आइस क्या होता है, वाटर का ही सॉलिड फॉर्म होता है। भाई पानी को आप फ्रीजर में रखते हो ना तो आइस बन जाता है, पानी का ही सॉलिड फॉर्म क्या है, पानी एक लिक्विड है ना, तो उसी का सॉलिड फॉर्म क्या आपका आइस है। तो कह रहा है कि लेकिन आइस पानी में फ्लोट करता है, आइस जो है पानी में फ्लोट करता है। सुन लो कौन किस में फ्लोट करता है, पहले तो ये मैं आपको बता दूं। उसने बोला आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर क्या है यहां पर, लिक्विड स्टेट है, आइस क्या है यहां पर, सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, अब ध्यान सुनो, वो ये कहना चाहते हैं, देखो कौन किस में फ्लोट करता है, कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। फ्लोट का मतलब है आइस को पानी में रख दोगे तो पानी के ऊपर तैरती आइस, डूबती नहीं, अंदर नहीं जाती। कौन से सब्सटेंस या कौन से मैटर किसके ऊपर फ्लोट करते हैं वो आप सुन लो। अगर आपने कोई लिक्विड लिया, ये कॉन्सेप्ट समझिए जरा, ठीक, और यहां पे कोई सॉलिड लिया, सॉलिड इसके ऊपर लिक्विड के ऊपर तभी फ्लोट करता है, उसकी कंडीशन होती है कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग की कंडीशन होती, क्या कंडीशन होती, जब डेंसिटी ऑफ, ध्यान से सुन लो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, याद कर लीजिए। ठीक, सॉलिड की जो डेंसिटी वो लिक्विड की डेंसिटी से जब लेस रहती है तभी सॉलिड फ्लोट करता है। तो इनके अकॉर्डिंग यहां सॉलिड कौन है, आइस, और वाटर और लिक्विड कौन है, वाटर, यानी कि यहां पर जो होता है, उन्होंने बोला है आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस वाटर पे फ्लोट करती है, इसका मतलब कहने का मतलब है क्या, कि आइस जो कि सॉलिड है उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि अब आप चेक कर लो, यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपोज हो रहा है। अभी हमें क्या पढ़ाया गया था, हमें क्या पढ़ा के लेके आया था वो, जनरली, जनरली क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, करेक्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है, आइस वाटर पे फ्लोट करता है, लेकिन जब कोई सॉलिड लिक्विड पे कब फ्लोट करता है, जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है, इसका मतलब कि आइस की डेंसिटी लिक्विड से क्या है, वाटर से क्या है, कम है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है सच में, लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो पानी के साथ ऐसा होता है कि पानी का जो सॉलिड फॉर्म है उसकी डेंसिटी पानी के लिक्विड फॉर्म से कम होती है। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ice formed by water molecules। अब ये क्या बात बता दी, which decreases the density of ice, which decreases the डेंसिटी ऑफ आइस। अब ये क्या बात हो गई, ध्यान सुनो, अब मैं आपको दिखाता हूं चल क्या रहा है। देखो यहां पे मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, वाटर लिक्विड स्टेट में, ठीक। तो जब वाटर लिक्विड स्टेट में होगा तो ये पार्टिकल देखिए, ये ऐसे, ये पास पास हैं ऐसे, और इसी वाटर को जब आप ठंडा करोगे, इसको आप रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में रख दीजिए, इसका टेम्परेचर लो करिए, नहीं इसको ठंडा करिए, तो जब आप इसको कूल करोगे, ठीक, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं ये क्रिस्टल बनाते हैं। और क्रिस्टल मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, क्रिस्टल क्या होता है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। मतलब ये पार्टिकल एक 3 डायमेंशनल स्पेस में वेल डिफाइंड तरीके से लगने लगते हैं। ओके, ये क्या आ गया भाई, है ना, देखो किस तरीके से, देखो
ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। ठीक है, तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से वेल डिफाइंड तरीके से लगने लगते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर। केज, केज मतलब जैसे पिजड़ा होता है ना, तोते का पिजड़ा, वैसा कुछ। ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो अब देखिए जरा, ये आइस बन के तैयार हो गया, जो कि वाटर का क्या है, सॉलिड फॉर्म है। अब आप देखो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, यहाँ चेक कर लो। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम यहां से लिया आपने, ठीक, उतना ही वॉल्यूम यहां से लीजिए। दोनों के जब आपने सेम वॉल्यूम लिए तो यहां पे आपको ज्यादा मास दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा पार्टिकल है। और क्योंकि यहां जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में अरेंज होके केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिससे कि डेंसिटी कम हो गई है। चेक कर लीजिए, यहां पर इतने ही वॉल्यूम में आपको ओनली 1 2 3 4 पार्टिकल दिखाई पड़ रहे हैं, और इतने ही वॉल्यूम में यहां पर आपको बहुत सारे पार्टिकल दिखाई पड़ रहे हैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम किसका ज्यादा, वाटर का। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी कम, इसलिए मैंने लिखा है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यही बात यहां लिखी हुई है, क्या, कि ड्यू टू द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस फॉर्म्ड, आइस ड्यू टू द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, फिर कॉमा, formed formed by water molecules which decreases the density of ice। ठीक है ना, तो जो आइस का स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा फॉर्म्ड होता है, विच डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ आइस, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और आइस की डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो अगर किसी सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो वो लिक्विड में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो इसलिए आइस जो है वो क्या करता है आपका, लिक्विड में यानी कि वाटर में फ्लोट करता है। आइस वाटर पे फ्लोट करता है, क्यों, सबसे बड़ा रीजन ये, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, और उसका रीजन ये लिखा है, डायग्राम ये बना हुआ है। ठीक है ना, तो यही बातें आपको एक्सप्लेन करनी थी। फिर भी आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा, वहां पर आपको और भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में आपका, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, क्या मैटर की स्टेट को आप चेंज कर सकते हो। ओके, सेक्शन 1.4 आप देखोगे, ठीक है, क्या बोला इसने आपसे, कह रहा है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक, चलिए, क्या मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हो आप, तो जवाब है हाँ, चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, कोई मैटर है और उसका सॉलिड फॉर्म है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, और सॉलिड से आप लिक्विड, और लिक्विड से आप गैस पर जा सकते हो, कह रहा है। ठीक, जैसे कि थोड़ा अंदाजा आपको होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने आइस ले लिया, ठीक, तो आइस से क्या हम आइस का लिक्विड बना सकते हैं, हाँ, तो आइस से हम वाटर बना लेते हैं। और वाटर को और गर्म करोगे तो क्या होगा, वाटर बॉईल करने लगता है, और वाटर किस में चेंज होता है, स्टीम के फॉर्म में, है ना, वेपर निकलते हैं ना वाटर के वेपर, ठीक है, स्टीम बन जाता है, ये वाटर का गैशियस फॉर्म है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो बताओ, आप यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि हीट सप्लाई कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है ना भाई, आप खुद समझो ना, आपने क्या किया, आइस को थोड़ा सा हीट करोगे। अभी मैं एक जनरलाइज वे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कल से हम इस टॉपिक को डिटेल में टेक्निकली स्टार्ट करेंगे। अभी जनरली मैं आपको एक इसका बैकग्राउंड यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ कि चलता क्या है। देखो, आइस को आपने हीट किया, ठीक, तो क्या बन गया यहाँ पे, वाटर, और फिर से हीट करोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से स्टीम बन जाएगा। ठीक है ना, तो होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, हीट काम क्या करता है, तो हीट के दो काम होते हैं, याद रखिएगा। क्या, हीट एक बार में एक ही काम करता है, या तो वो पार्टिकल्स की, ध्यान से सुन लीजिए, या तो वो स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स,
देखो हीट एक बार में एक ही काम करेगा क्या? हीट के दो काम होते हैं बट एक बार में एक ही काम करेगा क्या? क्या ये जो हीट आपने दी, हीट का मतलब जो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, या तो ये क्या करेगा, या तो ये मैटर का स्टेट चेंज करेगा, या तो ये मैटर की टेम्परेचर को चेंज करेगा। सुन लो ध्यान से। सुन लीजिए ध्यान से। हीट का मतलब हीट एनर्जी जो आपने सप्लाई करी नीचे से, ठीक है ना? तो हीट एक बार में एक ही काम करता है, या तो स्टेट चेंज करेगा, स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड में ले जाएगा, लिक्विड से गैस में ले जाएगा, ठीक, या तो वो मैटर का टेम्परेचर चेंज करेगा। एक बार में एक ही काम करेगा। जिस टाइम वो स्टेट चेंज कर रहा होगा टेम्परेचर को नहीं चेंज करेगा, जिस टाइम टेम्परेचर को चेंज कर रहा होगा स्टेट को नहीं चेंज करेगा, ठीक है? अब ध्यान से देखिए जरा, इस बात को आप ध्यान रखोगे? अब थोड़ा सा एक पिक्चर देखिए यहां पर। ये सॉलिड है आपका, ठीक, और अभी मैंने आपको बताया था कि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक। ये पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक। जैसे ही आप आइस को गर्म करोगे, इसको हीट दोगे, क्या होगा? जो हीट आपने दी है वो हीट क्या करेगी बताइए? वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। भाई देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के एक फॉर्म से ही दूसरा फॉर्म बनता है। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक। तो जो आप हीट दे रहे हो उसी से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सुन लो ध्यान से फिर से, जो आप हीट यहां से सप्लाई कर रहे हो उसी से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आइस के पार्टिकल की, तो ये वाइब्रेट करेंगे और तेजी से, और जब ये वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो और तेजी से, तो इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। भाई आपने हीट दिया तो इस हीट से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल की, है ना? भाई आप हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो का मतलब क्या, आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो ना, तो उस एनर्जी से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और तेजी से वाइब्रेट करेंगे ऐसा करके, और वाइब्रेट करेंगे तो इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। ये ये सब बॉन्ड, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएंगे और पार्टिकल छूट जाएंगे, यानी कि इसका केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। ये ठीक, ये सॉलिड से किस में आ गया, लिक्विड में, ठीक। तो हीट देने की वजह से क्या हुआ वो आपने देखा। डिटेल में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आराम से पहले समझो आप। आपने जो हीट दिया उससे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और वो और तेजी से मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करने लगे, उससे उसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, पार्टिकल सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच का जो था, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया, आप कह सकते हो, और वो लिक्विड में आ गया। अब अगर आप और गर्म करोगे, ठीक, इस बात को ध्यान रखना, इस पे भी हमने डिस्कशन नहीं किया है, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ओके। अभी आप देखो हीट देने से होता क्या है बस। अगर आप और हीट करोगे तब क्या होगा? अब ये पानी बन गया, ठीक है ना? अब आप और हीट करोगे तो क्या होगा? अब इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच, और हीट अगर आप सप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये सारी की सारी हीट कहां जा रही है बताइए? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कराने में। कैसे? ये पार्टिकल, भाई आप हीट और दे दो, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना? अब ये फिर से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से ब्रेक होगा और पार्टिकल और दूर दूर चले जाएंगे, यानी कि आ जाएगा गैसियस स्टेट में। सॉलिड था, ये लिक्विड बना, सॉलिड था, ये लिक्विड बना, और ये बन गया क्या, गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा जो आप हीट सप्लाई करते हो
वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है जिससे कि वो वाइब्रेट करते हैं मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, और जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक, और वो अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये बात होगी। अब देखिए थोड़ा सा आप इसका भी अंदाज़ा लगा लो, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से चेक करो। देखो जब आप यहाँ से हीट दे रहे हो, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, कितनी, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाती है। अभी इसको हम डिटेल में आपको आगे चल के पढ़ाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेकिन आप ये समझो बस कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आइस होती है हमारे पास, ठीक। अब सुनो, आपने इसमें एक थर्मामीटर लगा के रखा हुआ है इस तरीके से। अभी मैं एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए चल क्या रहा है, ठीक है ना। इसमें आपने क्या रखा है, थर्मामीटर रखा हुआ है, ठीक, थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है। अब सुनो, अब आप जब यहां पर हीट दे रहे हो, सारी की सारी हीट कहां जा रही है, आप ध्यान सुन लेना। आपने यहां थर्मामीटर लगा के रखा है, थर्मामीटर का टेम्परेचर ही नहीं चेंज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस ही अभी भी। तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैंने आपको क्या बताया बताओ। हीट एक बार में एक ही काम करती है, या तो टेम्परेचर चेंज करेगी या तो स्टेट को चेंज करेगी। तो अभी स्टेट चेंज हो रहा है, यानी स्टेट का मतलब है सॉलिड से वो लिक्विड में जा रहा है। भाई जितना आप हीट दे रहे हो सारा का सारा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में यूटिलाइज हो जा रहा है। जितना आप यहां से हीट सप्लाई कर रहे हो वो सारा का सारा इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाकर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में यूटिलाइज हो जा रहा है। जब सारे बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे के सारे, ठीक, तो पूरा का पूरा पानी बन जाएगा, यानी कि सारी की सारी हीट चली गई आइस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कराने में। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का पानी था, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी, और जब तक 0 डिग्री सेल्सियस का पानी नहीं मिल जाएगा, मतलब जब तक सारा का सारा आइस पानी में नहीं तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक। तो 0 डिग्री सेल्सियस के आइस से आपको क्या मिल गया, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिल गया, ठीक, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा। सारी हीट कहां चली गई, टेम्परेचर को बढ़ाने में यूटिलाइज नहीं हुई, कहां चली गई, स्टेट चेंज करने में। स्टेट कहां से कहां चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड। अब सुनिए ध्यान से, अब क्या होगा, अब अब आप इसको गर्म करोगे, ठीक। अब धीरे 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 आपने सुना होगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में चेंज हो जाता है, ठीक, ओके। और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज भी हो जाता है, यानी कि वो लिक्विड से सॉलिड भी बन जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट भी होने लगता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट भी हो रहा है, देख लो। अब ये पूरा इसका मोल्टन स्टेट है, मोल्टन का मतलब है पूरा मेल्टेड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में। अब सुनिए ध्यान से, अब आप यहां पर और हीट दोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, जितनी हीट आप दे रहे हो उससे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस 1 2 3 4 करते 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 अब जो हीट दे रहे हो वो हीट किसमें चेंज हो रही है, इसके टेम्परेचर को राइज करने में हीट हो रही है। ध्यान से सुन लीजिए, अब जो आप हीट दे रहे हो उससे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब जो सारी हीट आपने दी है वो सारी की सारी हीट स्टेट नहीं चेंज कर रही, अब वो टेम्परेचर चेंज कर रही। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बन गया। अब जब आप आगे हीट दोगे, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेगा, वहां से आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ध्यान से सुनिए। अब आप जो हीट दे रहे हो उससे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब पानी बॉईल करना शुरू करेगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को आपने हीट दिया, सारा का सारा हीट अब उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है, स्टेट नहीं चेंज कर रहा है, यानी कि पानी रखा हुआ है, पानी का पानी अभी वो गैस में नहीं चेंज हो रहा है, पानी का मतलब लिक्विड है, लिक्विड के स्टेट में, और उसका टेम्परेचर नहीं चेंज, सॉरी उसका स्टेट नहीं चेंज हो रहा, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सारी की सारी हीट किस में यूटिलाइज हो रही है, टेम्परेचर चेंज करने में। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस हो नहीं जाएगा तब तक गैस नहीं बनेगा। अब जैसे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, अब अगर आप इसको और हीट दोगे, ठीक है, अगर आप इसको और हीट दोगे, ठीक, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो कांस्टेंट अब रहेगा, अब सारा का सारा हीट कहां चलाएगा, स्टेट चेंज करने में, यानी कि अब वो आ जाएगा कहां, गैसेस स्टेट में। अब टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, अब वो आ गया गैसेस स्टेट में। एक और स्टेट होती है प्लाज्मा स्टेट, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो आपने देखा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस,
तो सॉलिड पहले 0 डिग्री सेल्सियस का था, हीट दोगे, जितना हीट दोगे उससे टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, उससे स्टेट चेंज होगा। पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को हीट दोगे तो वो हीट स्टेट नहीं चेंज करेगा, पहले उसका टेम्परेचर चेंज करके 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएगा। हीट एक बार में एक ही काम करती है, या तो स्टेट चेंज करेगी या तो टेम्परेचर चेंज करेगी। ठीक, अभी यहाँ उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 से 100, अब 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बन गया, फिर टेम्परेचर, फिर आप हीट दोगे तो अब जो हीट होगी वो टेम्परेचर नहीं चेंज करेगी। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉईल करने लगता है, सुना आपने, यानी कि पानी किस में चेंज हो जाएगा, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ है। बहरहाल यहाँ से आपने सीखा क्या कि टेम्परेचर में चेंजेस करके हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। अब इसकी डिटेल कल की क्लास में हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम एंड करते हैं यहाँ पे।